हजारों लड़कियों की तरह जिनकी शादी होती है और पहली रात वह कमरे में घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही होती है, मैं भी अनिल का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि यह रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से हुआ था और मैं अनिल को पहले से नहीं जानती थी। इसीलिए मेरे दिमाग में ख्याल किसी फिल्म की तरह घूम रहा था कि वह कैसा होगा और उसका रवैया मेरे साथ कैसा होगा। उन सब सोचों में मैं बैठी थी, पता भी ना चला कि रात के 10 बज गए। नींद तो मेरी आंखों से कहीं दूर चली गई थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में बंदी घड़ी से वक्त को देखती। क्या मेरी तरह सब लड़कियों के पति पहली रात ऐसा करते हैं? गर्मियों के दिन थे, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। दिल कर रहा था कि बाहर जाकर सहन में बैठ जाऊं। अचानक मुझे मेरे साथ वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ अनिल की लग रही थी क्योंकि जिस वक्त वह हमारे घर आए थे मुझे देखने, तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सबकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं बाहर बैठकर जाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। रात के 1 बज रहा था और अचानक दरवाज़ा खुला। अंधेरे में वह चेहरा तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, इतनी देर आप बाहर कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अनिल कहने लगे। मैं अपनी माँ के कमरे में था और मैं माँ की टांगें दबा रहा था और मैं शादी से पहले भी हर रात माँ की टांगें दबाता हूँ। पहली रात तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि वह अनिल की माँ है और अनिल का फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन मैं हैरान इस बात से थी क्योंकि यह अनिल का रोज़ का मसला बन चुका था। वह शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। रात के 12 या 1 बजे वह चुपके से कमरे में आता और मेरे साथ लेट जाता। मुझे अपने पति का यह रवैया थोड़ा सा शक में डाल देने वाला लगा कि भला मेरा पति इतनी देर अपनी माँ की टांगें दबाता रहता है। एक दिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं यह राज जानकर रहूँगी। सास और वह कमरे में क्या करते हैं। मेरा नाम रावी है, लेकिन प्यार से सब मुझे रव्या कहते थे। मेरी उम्र 20 साल है। मैं कहीं लड़कियों की तरह बहुत अमीर या गाड़ी और बंगला रखने वाले घर में पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। हम 3 बहनें थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें जिनका नाम हराया और सभ्यता, वह मेरी सगी बहनें नहीं थी क्योंकि मेरे पापा ने 2 पत्नियां रखी हुई तो उनकी बीवी उनको 2 बेटियां देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका देहांत हो गया था। उन्हें
एक बीमारी थी और वह इस बीमारी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पापा को बेटे की ख्वाहिश थी कि उनका भी कोई बेटा हो। पहले बीवी तो इस दुनिया में नहीं रही थी, इसीलिए बेटे की ख्वाहिश में पापा को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब पापा ने दूसरी शादी की और शादी के साल बाद ही मैंने जन्म लिया। जब माँ पेट से हुई तो मेरे पापा बहुत खुश थे और यही कहते रहते थे कि अब ऊपर वाला मुझे बेटा देगा। लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटे की जगह मैं पैदा हुई। पापा ने इस बात को इतना दिल पर लगाया लिया कि वह भी चारपाई पर जा लगे और उन्हें पैरालाइज हो गया। हम इतने अमीर ना थे कि कोई कमाता हो और घर बैठे ही सबको खिलाता रहता। ना ही आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करे। मेरी दोनों सौतेली बहनों की शादी इस वक्त हो गई थी जब पापा बिल्कुल ठीक हैं और वहाँ अपने घर बाहर वाली थी। वह दोनों साथ में कभी एक बार हमारे घर का चक्कर लगा लेती, वरना कभी नहीं आती। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी थी, उम्र की थी। माँ बहुत परेशान थी क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। माँ हर वक्त यही सोचती और यही कहती कि काश मेरा कोई बेटा होता तो आज घर का बोझ उठाता। हमारे घर में आँखों की नौबत आ गई। मजबूरन मेरी माँ लोगों के घर की सफाई करती थी, उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। यह सब काम करके मेरी माँ अपना पेट पालती थी। मुझे 10वीं के बाद पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने भी स्कूल छोड़ दिया क्योंकि इससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात ना थी। इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदी जा सके। माँ काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के कामकाज करती और कभी-कभी तो माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना बचपन ऐसे ही गुजारा है। एक बहुत ही प्यारी, नर्म, नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग, एक नियत, अच्छी सूरत रखने वाली। जब कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर जाती, बाजार की तरफ चली जाती, तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते थे कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, यह तो चीनी लड़कियों की तरह लगती हैं। क्योंकि मेरी आँखें और कद चीनी लड़कियों की तरह ही था। क्या ही वह दिन थे जब मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर दुख होता कि वह कैसे हमारा पेट पाल रही है, किस तरह वह इतनी मुश्किल से पापा की दवाइयों का खर्चा उठाती
है तो कभी मैं तो कभी कभी रोती थी। और ऊपर वाले ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, मेरी माँ का क्या नसीब लिखा है। ऊपर वाले को ज़रा तरस आया नहीं मेरी माँ के मुकद्दर को लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी यह भी सोचती थी कि काश ऊपर वाला मुझे लड़का बनाकर भेज देता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ सहारा बन जाती। लेकिन फिर सोचती तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले के हाथों में हो। मैं अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही थी कि मेरी माँ ने किस तरह मुश्किलात में मुझे पाला और पापा का ख्याल रखा। लेकिन सच यह है कि उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुजार रही हूँ, कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे तो आप यही कहेंगे कि क्या ऊपर वाला किसी का ऐसा नसीब भी लिख सकता है। मेरी जैसी ज़िंदगी तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। यह उन दिनों की बात है जब मैं 20 साल की थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लगे शुरू हो गए थे। लेकिन हाँ, अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने पैसे थे कि माँ मुझे दहेज दे पाती और शादी पर होने वाले खर्च उठा पाती। जो रिश्ता मेरे लिए माँ ने देखा, झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई अनिल नाम का लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया कि लड़का एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है और वह अपने अलग घर में रहती हैं। काश तुम्हारी उधर शादी हो जाए, मेरी बस इतनी ही ख्वाहिश है। उम्मीद है कि तुम बहुत खुश रहोगी। लड़के की अपने कपड़े की दुकान है और अच्छा खासा कमाता है, इसीलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अच्छे लोग हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बताओ दो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाली कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग शादी करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिए। घर में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे। मेरी माँ अब उनकी बात से बहुत खुश हुई कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद ही बहुत राजी थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया। इतनी जल्दी शादी करना भी
कुछ समझ में नहीं आया था। जैसे तैसे करके शादी हो गई और मैं अपने घर आ गई। घर बहुत खूबसूरत था। 3 मंजिला घर बना हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे में हैरानी में आ गई कि जब अपने कमरे में आई तो वह भी अच्छा सजाया हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी माँ पर किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस तरह अच्छी हो सकती है। मैं जो हर वक्त शिकवे करती रहती थी कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों लिखी है, लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया था और मुझ पर रहम कर दिया। अनिल बहुत अच्छा इंसान था और सबसे बड़ी बात मेरी सास बहुत अच्छी थी। मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के पहले दिन ही जब इस घर में मैं आई तो सास ने मुझसे मीठे में कुछ बनाने की फरमाइश कर दी। मुझे माँ ने हर चीज़ बनाना सिखाई हुई थी, इसीलिए मैंने खीर बना दी। मेरी सास और मेरे पति ने बहुत सारी तारीफ़ की, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी को इतना टाइम हो चुका था, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम कर देती थी। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती। मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे पति तो अच्छे मिले हैं, मगर सास बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ़ सुनी थी वह तो बहुत ही कम थी। यह लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी एक बात सास की बहुत अजीब थी। वह सुबह जब मेरे पति अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरे साथ मेरी सास भी बिना बताए ही चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज़ का मामला देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी। आखिर यह कहाँ जाती है? एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, इधर से थोड़े फासले पर ही रहती हैं, उनके पास चली जाती हूँ, ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाए। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती हैं। बस शाम में जब घर आती थी तो आकर मेरा सारा काम करती थी, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटाकर जाती थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे। मुझे माँ की कमी महसूस ना होने देती। बस ऐसे ही गुजरता चला गया और एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वह मुझसे प्यार करती थी।
मेरा सारा काम करती थी और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास भर के पिलाकर फिर पास बैठ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वह बैठी रहती थी, सर में हाथ फेरती रहती थी। मेरी सास बहुत कम उम्र की लड़की थी। 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर भागे। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। अगली बार जो डॉक्टर ने बोला उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सास ने बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो और मेरा ख्याल खुद भी रखा। 1 हफ्ते बाद मैं वापस पहले की तरह ज़िंदगी की ओर लौट आई। वक्त गुजरता गया। मैं ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी गोद भर दे, फिर से हरी कर दे। मेरे पति भी मुझे यह दिलासा देते थे कि ना उम्मीद ना हो और एक बार दोबारा तुम माँ बन सकोगी। मैं एक बार फिर पेट से हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा बच्चा फिर से जाया हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पति और मेरी सास के रवैया में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। हर सास की तरह मेरी सास नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। मैं बहुत हैरान परेशान थी, लेकिन बीमार भी रहने लगी। सिर्फ यह सोच सोच कर मेरे साथ यह हो क्या रहा है और उन सब की मोहब्बत है मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। फिर 4 बार मैं पेट से हो रही थी, लेकिन ऐसे ही मेरा बच्चा गिर जाता था। मैं अब ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी थी। इतनी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती है। कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इससे बहुत बड़ा मर्ज है। मैं पागलों जैसी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। यह दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से यह खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से ही मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिससे मेरी रूह को चीर कर रख दिया। वह दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। इस दिन मेरी आँखों से सब पट्टियाँ उतर गई।
जैसे मैंने अपने पति को अपनी सास से बातें करते सुना। मेरी आंखें और कान उनकी बातें सुनकर देखने और सुनने के काबिल ही नहीं रहे थे। हुआ यूँ था कि मेरी सास रोज़ की तरह मुझे दूध का गिलास पिलाकर सुलाकर चली गई थी। मेरे पति काम से देर से आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थी। शादी के पहले दिन से आज तक का यह रिवाज था कि इस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आँख खुली। आखिर मैं पानी के लिए कमरे से बाहर गई। सर को चक्कर आ रहे थे, फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में आ गई। पानी पिया और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति की भी हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि समा, जो मेरी सास का नाम था, आहिस्ता बोलो, रावी उठ ना जाए। तो आगे से, समा कैसी है? वह नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोलियां देकर उसे सुलाया है। वह सुबह तक नहीं उठेगी। यह सुनकर दोनों फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती आ रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी। यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की थी, लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और उन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। ऐसे ही गुजर गए दिन। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान बटाते हुए गोली छिपा दी और उनको महसूस करवाया कि मैं दवाई खा गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति आए, वह सीधा उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद से उन दोनों लोगों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं आहिस्ता से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना था वह कभी ना सुनती। मेरे पति मेरी सास यानी समा से यह बातें कर रहे थे कि समा, मुझे लगता है यह औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे तो औलाद नहीं हो सकती थी, इसीलिए इससे शादी की थी। लेकिन यह भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। समा बोली, हाँ, मैं अपने पति की एक और इससे भी बढ़िया प्यारी लड़की से शादी करूँगी। देखना, वह आपको बच्चा देगी। अनिल बोले, इसका क्या करे समा? समा बोली, यह ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े।
यह सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ वह तो मेरे पति की पहली बीवी है। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे यह सज़ा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह अनिल के काम पर जाने के बाद समा से एक बार पूछूंगी तो सही कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार उनसे जवाब ज़रूर पूछूंगी। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अनिल काम पर जा चुके थे और मैं उठी और सीधे समा के कमरे में गई। समा मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। समा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? यह सवाल पर समा को चौंका देने वाला झटका लगा। इस वक्त समा अपने असली हालात में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने और अनिल ने मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती थी कि अनिल के कभी भी औलाद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँचने वाली हो। दूध में तुमको दवाई मिलाकर देती थी। देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। यह सब बात मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने समा को उसके कंधे से पकड़कर उठाया और सिर्फ यही बोला कि ऊपर वाला हिसाब करने वाला है। तुमने जो किया उसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूँगी। ऊपर वाला तुम्हें इंसाफ देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। मैं वह घर छोड़कर आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई दोनों की कार एक ट्रक से लगी और दोनों ही वहीं मर गए। ऊपर वाले की लाठी आज है। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन ही गिन रही हूँ। मैंने ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़कर सही किया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। मैं एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी, जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और मैं अपना पेट पाल रही थी। इसी अस्पताल में एक लड़का जो माली का काम करता था, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इसकी पहली बीवी मर चुकी थी और इसमें इसकी कोई औलाद नहीं थी। वह मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। इसका नाम कबीर था।
कबीर के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी फिर से हसीन हो रही है। एक दिन तो कबीर ने मेरे दिल की बात कर दी। उसने मुझे प्रपोज किया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कबीर का बड़ा सा घर तो नहीं था, लेकिन 2 कमरे थे और बहुत ही अच्छे थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। कबीर ने मुझे बहुत से डॉक्टरों से मेरा इलाज करवाया और आखिरकार मैं फिर से उम्मीद से हो गई। कुछ महीनों बाद हमारे घर चांद सा बेटा हुआ। आज मुझे दुनिया का हर ऐश मिल गया था, लेकिन अनिल की बातें आज भी मेरे दिल को चीर कर रख देती है। धन्यवाद दोस्तों।